नमस्कार। आज हम शिक्षा की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। वो है पाठ्यचर्या, मतलब करिकुलम। सुनने में ये शब्द शायद थोड़ा एकेडमिक लगे, हाँ लगता तो है, पर असल में ये उन सभी अनुभवों का ताना बाना है जो किसी के भी सीखने के सफर को मतलब पूरी तरह से आकार देते हैं। सही कहा। ये सिर्फ किताबों और इम्तिहानों का मामला नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है ये। और आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार है इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मटेरियल, ज्ञान और पाठ्यचर्या खंड 2। कोड है BES 126 और हम इसकी इकाई 5, 6, 7 और 8 पर फोकस करेंगे। हाँ, ये इकाइयाँ काफी अच्छी हैं और पाठ्यचर्या के अलग अलग पहलुओं को मतलब काफी विस्तार से समझाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हम इन स्रोतों से ये समझना चाहते हैं कि ये पाठ्यचर्या आखिर है क्या चीज? सिर्फ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है या कुछ और भी? कौन सी बातें इसे तय करती हैं? बनती कैसे है ये, और इसे लगातार बदलने की, अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोशिश रहेगी कि हम इसे किताबी ढंग से ना देखें। हाँ बिल्कुल, एक तरह की बातचीत में समझें। बिल्कुल, एक दिलचस्प बातचीत की तरह। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि पाठ्यचर्या सिर्फ स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीजें नहीं है। अच्छा। बल्कि स्कूल का पूरा माहौल, खेल का मैदान, दोस्तों से गपशप, टीचर का बर्ताव, ये सब कुछ मिलकर सीखने वाले के अनुभव को बनाते हैं। अरे वाह। मतलब स्कूल में जो भी हो रहा है हर पल, वो एक तरह से पाठ्यचर्या का हिस्सा है। कमाल है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए इसी सोच के साथ इकाई 5 से शुरू करते हैं। ये इसके अर्थ और आयामों पर है। ये शब्द पाठ्यचर्या आया कहाँ से? कुछ आइडिया है इसका? हाँ, स्रोत बताते हैं, जैसा सिंह ने भी कहा था 1996 में, कि ये लैटिन शब्द कुरेरा से आया है। कुरेरे। हाँ, करे। इसका मतलब था दौड़ने का रास्ता, या कह लीजिए रेस कोर्स। तो शुरू में तो इसका मतलब बस यही था कि जो कोर्स पढ़ना है, जो विषय पढ़ने हैं। लेकिन अब तो इसकी समझ काफी बदल गई है ना? स्रोत बताते हैं कि इसे कई अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। जैसे एक है कि ये एक उत्पाद है, प्रोडक्ट। बिल्कुल। उत्पाद यानी एक तैयार दस्तावेज, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स का सिलेबस है या स्कूल का करिकुलम गाइड, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ने बैठकर बनाया है। ठीक है। दूसरा नजरिया इसे एक कार्यक्रम की तरह देखता है, प्रोग्राम। मतलब स्कूल के अंदर होने वाली हर गतिविधि, चाहे वो प्लान की गई हो या ना की गई हो। जैसे सुबह की असेंबली से लेके लंच ब्रेक की बातचीत तक। लगभग वैसा ही। तीसरा नजरिया है अपेक्षित शिक्षण उत्पाद पर फोकस। मतलब हम छात्रों से आखिर क्या सीखने की उम्मीद कर रहे हैं, क्या ज्ञान, क्या स्किल्स, कैसा नजरिया। और चौथा इसे देखता है योजनाबद्ध अनुभवों के समूह के रूप में, वो सारे एक्सपीरियंस जो बच्चों के विकास के लिए सोच समझकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ ना अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पाठ्यचर्या, करिकुलम, पाठ्य वस्तु, सिलेबस और पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, इनमें मेन फर्क क्या है? अगर आप सरल शब्दों में बताएं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पाठ्यचर्या सबसे बड़ा गोला है, सबसे बड़ा दायरा। ओके। ये शिक्षा के मकसद, अनुभव, तरीके, मूल्यांकन सब कुछ तय करता है। पाठ्य वस्तु या सिलेबस वो उसका एक हिस्सा है। अच्छा। जो बताता है कि किसी एक खास सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। और किताब? और पाठ्य पुस्तक वो तो बस उस सिलेबस को बच्चों तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक टूल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बिल्कुल साफ हुआ। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे बहुत ही रोचक लगा। पाठ्यचर्या के वो प्रकार जो दिखते नहीं पर होते हैं। एक तो है स्पष्ट वर्णित पाठ्यचर्या, मतलब एक्सप्लिसिट करिकुलम, जो साफ साफ बताया जाता है। हाँ, जो ऑफिशियल है। हाँ, लेकिन ये अंतर्निहित पाठ्यचर्या क्या चीज है? हिडन करिकुलम, ये क्या भला है? ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये वो सबक हैं जो छात्र सीधे सीधे नहीं सीखते। तो फिर कैसे? वो सीखते हैं स्कूल के माहौल से, वहां के नियमों से, टीचर्स के हाव भाव से, किस बात पे तारीफ मिलती है, किस पर डांट पड़ती है, इन सब चीजों से अनजाने में सीखते हैं। अच्छा। ये कहीं लिखा नहीं होता, पर ये सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, अथॉरिटी का क्या मतलब है, सक्सेस के असली नियम क्या हैं। और इसका असर बहुत गहरा होता है, शायद लिखे हुए करिकुलम से भी ज्यादा। बाप रे, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल अनजाने में भी बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और फिर एक शून्य पाठ्यचर्या का भी जिक्र है, नल करिकुलम। ईसनर ने बताया था इसके बारे में, ये क्या है? शून्य पाठ्यचर्या, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो सब कुछ है जो स्कूल नहीं पढ़ाता है।
अच्छा, जो नहीं पढ़ाता। हाँ, जिसे जानबूझकर या अनजाने में सिलेबस से बाहर रखा जाता है। हो सकता है ये कोई जरूरी लाइफ स्किल हो, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर बात करने से बचा जाता है, या शायद फ्यूचर प्लानिंग जैसी कोई चीज। इसनर का मानना था कि जो चीजें हम नहीं पढ़ाते वो भी बच्चों को एक मैसेज देती हैं। क्या मैसेज? कि शायद ये चीजें जरूरी नहीं है या इन पर बात नहीं करनी चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें छूट रही हैं। हाँ, अच्छा, करिकुलम को समझने के अलग अलग तरीके या उपागम भी बताए गए हैं स्रोतों में। 5 मुख्य उपागम हैं। क्या आप उनके बीच का जो मूल फर्क है उसे थोड़ा आसान भाषा में बता सकते हैं? जरूर। पहला है व्यवहारिक तार्किक उपागम। ये बहुत सिस्टमैटिक है। लक्ष्य तय करो, साइंटिफिक तरीके अपनाओ और नतीजों को नापो, सीधा सीधा। हाँ, लॉजिकल। दूसरा है प्रणाली प्रबंधन उपागम। ये स्कूल और करिकुलम को एक सिस्टम की तरह देखता है, जिसमें कई हिस्से हैं, छात्र, टीचर, माहौल, रिसोर्स, और ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और बाकी 3? तीसरा है बौद्धिक शैक्षिक उपागम। इसका फोकस ज्ञान और सब्जेक्ट्स पर ज्यादा है। इतिहास, विज्ञान, गणित, इन्हें कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। ठीक है। चौथा है मानवतावादी सौंदर्यात्मक उपागम। ये छात्र पर फोकस करता है, उसकी व्यक्तिगत जरूरतें, उसकी भावनाएं, उसकी क्रिएटिविटी। ये मानता है कि हर बच्चा अपने आप में खास है। और आखिरी वाला पुनर्संकल्पित उपागम। ये नाम थोड़ा अलग सा है। हाँ, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। आलोचनात्मक। ये सवाल पूछता है कि ये जो करिकुलम है ये किसके फायदे के लिए है। क्या ये समाज में जो गैर बराबरी है उसे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ओह, ये करिकुलम को सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं मानता, बल्कि इसे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखता है। काफी गहरा नजरिया है ये तो। इन सभी उपागमों में टीचर कहाँ फिट होते हैं? उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, टीचर सिर्फ करिकुलम को पढ़ाने वाले नहीं हैं, वो उसे असलियत में उतारते हैं। उसे अपनी क्लास और अपने बच्चों के हिसाब से ढालते हैं। उसका क्या असर होगा, वो सफल होगा या नहीं, इसमें टीचर का रोल बहुत बड़ा है। बल्कि कई एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि टीचर ही करिकुलम सुधार की सबसे अहम कड़ी हैं। बिल्कुल, उनके बिना तो कुछ भी लागू होना मुश्किल है। ये तो हुई करिकुलम के अर्थ और आयामों की बात। अब इकाई 6 पर आते हैं, जो इसके कार्यक्षेत्र और निर्धारकों पर है। मतलब इसका दायरा कितना बड़ा है और कौन सी चीजें हैं जो इसे तय करती हैं, इसे प्रभावित करती हैं। स्रोत में एक चित्र है जो इसके आधारों को दिखाता है। क्या है ये आधार? हाँ, करिकुलम ऐसी हवा में नहीं बनता, उसकी एक मजबूत नींव होती है। मोटे तौर पर 4 पिलर या आधार बताए गए हैं। 4? कौन कौन से? पहला है सामाजिक प्रभाव, यानी समाज कैसा है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी संस्कृति क्या कहती है, देश की नीतियां क्या हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सामाजिक बराबरी और मूल्यों पर जोर दिया था, तो ये सब बातें करिकुलम में झलकनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आधार? दूसरा आधार है मानव विकास। मतलब सीखने वाला बच्चा किस उम्र का है, उसकी सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, उसकी भावनाएं, उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। करिकुलम को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चों का करिकुलम बड़ों से अलग होगा, है ना? हाँ, जाहिर है। और बाकी 2 आधार? तीसरा है अधिगम की प्रकृति। लर्निंग होती कैसे है, क्या रटकर होती है या समझकर या कुछ करके सीखने से। लर्निंग की थ्योरीज क्या कहती हैं, ये सब। ओके। और चौथा है ज्ञान व बोध की प्रकृति। नॉलेज क्या है, क्या ये सिर्फ जानकारी है या समझ, इसे कैसे बांटा जाता है, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। ये चारों मिलकर करिकुलम की बुनियाद तैयार करते हैं। इन बुनियादों के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो करिकुलम पर असर डालती हैं। निर्धारक तत्व कहा गया है इन्हें, जैसे दार्शनिक विचार। क्या आप कोई 2 अलग अलग दर्शनों का उदाहरण देकर बता सकते हैं कि वो करिकुलम को कैसे बदल सकते हैं? जरूर। सोचिए, एक दर्शन है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। ये विचारों और मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है, तो इसके करिकुलम में लिटरेचर, आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी जैसे विषयों पर ज्यादा जोर होगा। अच्छा। दूसरी तरफ मान लीजिए व्यवहारवाद या प्रैग्मेटिज्म है। ये अनुभव पर, करके सीखने पर जोर देता है, तो इसकी करिकुलम ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो दर्शन सीधा सीधा तय करता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। और दर्शन के अलावा मनोविज्ञान का भी जिक्र है। हाँ, साइकोलॉजी। मनोवैज्ञानिक विचार हमें बताते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनकी उम्र के हिसाब से क्या ठीक है, उन्हें मोटिवेट कैसे किया जाए। ये सारी बातें करिकुलम को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने में मदद करती हैं।
सामाजिक और आर्थिक कारक कैसे असर डालते हैं? देखिए, सामाजिक कारकों में सरकारी नीतियां आ जाती हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आया, तो उसने सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE पर जोर दिया, तो करिकुलम में वो चीज शामिल हुई। समाज की उम्मीदें क्या हैं? सांस्कृतिक विविधता है, जैसे भारत जैसे देश में, तो करिकुलम को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और आर्थिक कारक वो तय करते हैं कि देश को किस तरह के स्किल्ड लोगों की जरूरत है और शिक्षा पर कितना पैसा लगाया जा सकता है। आजकल पर्यावरण का मुद्दा भी बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल, पर्यावरण की चिंता अब करिकुलम का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। और हाँ, संस्थागत कारक भी हैं। संस्थागत मतलब स्कूल में सुविधाएं कैसी हैं, लाइब्रेरी है, लैब है, खेलने की जगह है, अच्छे टीचर्स हैं। क्योंकि करिकुलम कितना भी अच्छा बना लें, अगर उसे लागू करने के लिए जरूरी चीजें ही नहीं होंगी तो वो कागज पर ही रह जाएगा। सही बात है। और अंत में फिर से शिक्षक। हाँ, शिक्षक तो हर जगह हैं। उनकी अपनी समझ, उनकी ट्रेनिंग, उनका एटीट्यूड, ये सब तय करता है कि क्लासरूम में करिकुलम कैसे जिंदा होता है। तो अगर हम इन सब निर्धारकों को देखें, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, समाज, इकोनॉमी, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, टीचर, तो समझ आता है कि करिकुलम बनाना कितना पेचीदा काम है। इन सब में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी पहेली जोड़ने जैसा लग रहा है। चलिए अब इकाई 7 पर चलते हैं। ये इस पहेली को जोड़ने यानी करिकुलम की संरचना पर बात करती है। इसको प्लान कैसे किया जाता है? क्या ये सिर्फ नेशनल लेवल पर होता है? नहीं, करिकुलम प्लानिंग कई लेवल्स पर होती है। एक तरह से ऊपर से नीचे भी आती है और नीचे से ऊपर भी जाती है। अच्छा, कैसे? सबसे ऊपर होता है राष्ट्रीय स्तर, जैसे अपना NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये एक बड़ा ढांचा देता है, गाइडलाइंस देता है। फिर राज्य स्तर पर उसे अपने राज्य के हिसाब से थोड़ा बदला जाता है, ढाला जाता है। और फिर नीचे स्कूल और टीचर तक? हाँ, फिर जिला स्तर पर भी कुछ प्लानिंग हो सकती है। फिर आता है स्कूल स्तर, जहां प्रिंसिपल और टीचर्स मिलकर अपने स्कूल के लिए खास योजना बनाते हैं। और फिर व्यक्तिगत शिक्षक स्तर पर, जहां टीचर अपनी क्लास के लिए रोज की प्लानिंग करते हैं। और इसमें बच्चों को भी शामिल करने की बात है। हाँ, एक सहयोगी नियोजन स्तर का भी जिक्र है, जहां कोशिश की जाती है कि प्लानिंग में स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए। यानी ये काफी मिलीजुली प्रक्रिया है। अच्छा, करिकुलम बनाने के कुछ जाने माने मॉडल या तरीके भी हैं। स्रोत में टॉयलर के मॉडल का जिक्र है। ये काफी पुराना है, 1949 का। क्या ये आज भी काम का है? हाँ, रैल्फ टॉयलर का मॉडल बहुत प्रभावशाली रहा है और आज भी उसकी अहमियत है। ये 4 सीधे सवालों पर टिका है। पहला, मकसद क्या है? हाँ, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, उन मकसद को पाने के लिए कौन से अनुभव देने हैं? लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरा, इन अनुभवों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, और मकसद हासिल हुए या नहीं ये पता कैसे चलेगा? इवैल्यूएशन। बहुत लॉजिकल है। सीधा और साफ। एक और मॉडल है टोबा का, वो शायद टीचर्स पर ज्यादा फोकस करता है। हाँ, हिल्डा टोबा का मानना था कि करिकुलम टीचर्स को बनाना चाहिए, नीचे से ऊपर, मतलब ग्रास रूट लेवल से, क्योंकि वही बच्चों को और जमीनी हकीकत को सबसे अच्छे से समझते हैं। उनके मॉडल में कई स्टेप्स हैं, जरूरतें पहचानने से शुरू होकर मूल्यांकन तक। क्या इन सभी मॉडलों में कुछ कॉमन बातें हैं? मतलब किसी भी करिकुलम स्ट्रक्चर के मेन हिस्से क्या होते हैं? हाँ, ज्यादातर मॉडलों में 4 मुख्य तत्व या कंपोनेंट्स दिखते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन से 4? पहला, उद्देश्यों का चयन, हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, विषय सामग्री का चयन, क्या पढ़ाया जाएगा। तीसरा, अधिगम अनुभवों का चयन, बच्चे सीखेंगे कैसे, एक्टिविटीज क्या होंगी। और चौथा, मूल्यांकन, कैसे पता चलेगा कि जो सिखाना चाहा वो सीखा गया या नहीं। और इसमें मूल्यांकन भी 2 तरह का होता है। हाँ, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव यानी जो साथ साथ चलता रहता है फीडबैक के लिए, और समेटिव यानी जो आखिर में होता है नतीजा जानने के लिए। और ये जो सामग्री और अनुभव हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के भी अलग अलग तरीके होते होंगे। बिल्कुल, जैसे सबसे पुराना तरीका है विषय केंद्रित, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग। हाँ, जैसे हम पढ़ते थे। हाँ, फिर एक है विस्तृत क्षेत्र उपागम, ये मिलते जुलते विषयों को जोड़ देता है, जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब आ गए। फिर है शिक्षार्थी केंद्रित तरीका, ये बच्चे की दिलचस्पी और जरूरत के हिसाब से चलता है। और एक समस्या केंद्रित तरीका भी है, जो असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करता है। ये समझना कि करिकुलम बनता कैसे है, ये वाकई दिलचस्प है।
अब आते हैं हमारी आखिरी इकाई यानी इकाई 8 पर। ये है पाठ्यचर्या नवीकरण के बारे में, करिकुलम रिन्यूअल। इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एक बार बन गया तो चलने दे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, समाज कितनी तेजी से बदल रहा है। हाँ, वो तो है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरह की नौकरियां आ रही हैं, सामाजिक मुद्दे बदल रहे हैं। अगर करिकुलम वही पुराना रहेगा तो वो आज के बच्चों के लिए बेकार हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। ज्ञान का विस्फोट भी तो एक कारण है ना? बिल्कुल। नॉलेज इतनी तेजी से बढ़ रही है, हर रोज नई खोज हो रही है। हो सकता है जो कल तक सच माना जाता था वो आज गलत साबित हो जाए। तो करिकुलम को अपडेट रखना तो बहुत जरूरी है। और शायद जब उसे लागू करते हैं तब भी कमियां पता चलती होंगी। हाँ, बिल्कुल। जब करिकुलम क्लासरूम में जाता है तो पता चलता है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। टीचर्स और स्टूडेंट से फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक के आधार पर सुधार करना, ये भी नवीकरण का ही एक हिस्सा है, कमजोरियों को दूर करना। तो ये नवीकरण करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अभी जो चल रहा है वो कैसा है, मतलब मूल्यांकन करना। एग्जैक्टली। बिना मूल्यांकन के नवीकरण अंदाजे पर होगा। तो इस मूल्यांकन के लिए जानकारी कहाँ से मिलती है? कौन बताता है कि क्या बदलना चाहिए? इसके कई सोर्स हैं। सबसे पहले तो शिक्षार्थी खुद, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनकी दिलचस्पी किसमें है, उन्हें क्या मुश्किलें आ रही हैं। फिर शिक्षक, उनका रोज का तजुर्बा सबसे कीमती है, वो बताते हैं कि क्या चीज प्रैक्टिकल है, क्या नहीं। फिर विषय विशेषज्ञ और करिकुलम विशेषज्ञ अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं। और स्कूल के बाहर के लोग भी, जैसे पेरेंट्स या समाज। हाँ, नीति निर्माता जो देश के लेवल पर लक्ष्य तय करते हैं, समुदाय यानी लोकल समाज, उनकी जरूरतें और उम्मीदें क्या हैं। पूर्व छात्र जो स्कूल से निकल चुके हैं वो बता सकते हैं कि पढ़ाई आगे कितनी काम आई। और आजकल तो एम्प्लॉयर्स, मतलब नौकरी देने वाली कंपनियां भी बताती हैं कि उन्हें किस तरह के स्किल्स चाहिए। बाप रे, इतने सारे लोग! इन सब से जानकारी लेकर मूल्यांकन होता है। हाँ, तब जाकर एक पूरी तस्वीर बनती है। और मूल्यांकन करने के तरीके या मॉडल क्या है? स्रोत में कुछ का जिक्र है, जैसे टॉयलर का मॉडल तो उद्देश्यों पर था, एक CIPP मॉडल भी है। हाँ, मूल्यांकन के भी अलग अलग मॉडल हैं। स्टफल बीम का CIP मॉडल काफी पॉपुलर है। ये 1960 में आया था। CIP का मतलब है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ या जरूरतें क्या हैं, इनपुट, क्या संसाधन और योजना लगाई गई, प्रोसेस, लागू करने की प्रक्रिया कैसी रही, और प्रोडक्ट, नतीजे क्या निकले। ये काफी होलिस्टिक है। काफी डिटेल्ड लगता है ये। एक आइजनर का मॉडल भी है, वो शायद थोड़ा अलग है। हाँ, आइजनर का मॉडल ज्यादा गुणात्मक है, क्वालिटेटिव। ये कॉन्सरशिप यानी पारखी नजर और क्रिटिसिज्म यानी समालोचना पर आधारित है। पारखी नजर मतलब? जैसे कोई आर्ट का पारखी किसी पेंटिंग की बारीकियों को समझता है, वैसे ही एक अनुभवी शिक्षाविद करिकुलम की गुणवत्ता, उसकी बारीकियों, उसके माहौल को समझता है और उसका मूल्यांकन करता है। ये अंकों से ज्यादा अनुभव और समझ पर जोर देता है। ये दिलचस्प है। और मूल्यांकन के बाद फिर आता है पाठ्यचर्या पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, जब मूल्यांकन से पता चलता है कि छोटे मोटे बदलाव काफी नहीं हैं, बल्कि बड़े बदलावों की जरूरत है, तब पुनर्निर्माण की बात आती है। ये बड़े बदलाव किस तरह के हो सकते हैं? ये पूरे ढांचे को बदलना हो सकता है, या पढ़ाने के तरीके को बदलना, या मूल्यांकन के तरीके को बदलना। ये बड़े स्तर पर भी हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए नया करिकुलम बनाना, या छोटे स्तर पर जैसे किसी एक स्कूल का करिकुलम बदलना। लेकिन ये आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें अक्सर विरोध होता है। लोग बदलाव से हिचकते हैं, नए संसाधनों की जरूरत पड़ती है, टीचर्स को नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, हमने इग्नू के इन स्रोतों के जरिए करिकुलम की काफी गहरी यात्रा की। एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या दस्तावेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली, जिंदा और बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये समाज से, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, अर्थव्यवस्था से, संस्कृति से, सबसे जुड़ी हुई है, उनसे प्रभावित होती है और उन्हें प्रभावित भी करती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे कभी भी स्टैटिक यानी स्थिर नहीं रखा जा सकता। इसे समय के साथ बदलना ही पड़ता है, नया करना ही पड़ता है। हमने समझा कि इसका मतलब क्या है, इसके वो रूप जो दिखते हैं और वो भी जो छुपे हुए हैं, कौन सी चीजें इसे आकार देती हैं, इसे बनाया कैसे जाता है, और क्यों इसका मूल्यांकन और नवीकरण इतना जरूरी है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि करिकुलम सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये क्यों, कैसे
और किसके लिए पढ़ाना है, इन सवालों से भी जुड़ा है। इसमें सिर्फ कंटेंट नहीं, बल्कि अनुभव, माहौल, रिश्ते, मूल्यांकन के तरीके, सब कुछ शामिल है। ये सब सोचने पर एक सवाल मन में आता है। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों और हमारी इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना जरूरी लगता है कि ये जो करिकुलम का मूल्यांकन है, इसे हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्या हम इसे सिर्फ स्टैंडर्ड परीक्षाओं और बने बनाए मॉडलों तक सीमित रखें, या फिर अलग अलग स्कूलों, अलग अलग समुदायों के जो खास हालात हैं, वहाँ के बच्चों और टीचरों के जो असली रोजमर्रा के अनुभव है, उनको हम ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। मूल्यांकन को ज्यादा मानवीय, ज्यादा असल और ज्यादा उपयोगी कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये।